नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी के क्षितिज भाग 2 के यशपाल जी कृत लखनवी अंदाज को आज हम पढ़ेंगे। पहले लेखक परिचय देखते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? पंजाब के फिरोजपुर में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद, कांगड़ा हिमाचल में है, लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। जो उस समय के क्रांतिकारी थे, भगत सिंह और सुखदेव जी, उनसे उनका परिचय हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। अर्थात आप देख रहे हैं इनका स्वतंत्रता आंदोलनकारियों से संबंध थे और आज़ादी के लिए उन्होंने जेल को भी स्वीकार किया। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब इनकी रचनाओं में आम आदमी की बातें हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। मुखर मतलब मुंह खोले हुए हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का करतब उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, मार्मिक, दिल को छूने वाला। यह उपन्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है और झूठा उपन्यास के कारण यशपाल की एक अपनी अलग पहचान है। तो जिन पंक्तियों को मैंने बोल्ड किया है पीले कलर में, आप उनको बिंदु के रूप में अवश्य लिख लेंगे। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अभी पाठ प्रवेश। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है? जब हम किसी पर कुछ सैटायर करते हैं, जब हम कोई कटाक्ष करते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ लोग ऐसे अमीर लोग होते हैं, अमीर का मतलब दिखावी अमीर, दिखावटी अमीर, जो कि बनावटी जीवन जीते हैं, वास्तविकता से बड़े दूर होते हैं। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित संस्कृति। अर्थात आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की तरह से ही जीना दिखाते हैं, जबकि वो उस तरीके से होते नहीं हैं। पाठ शुरू करते हैं। छोटा पाठ है, मैं इसलिए इसको एक ही वीडियो में इस लेसन को पढ़ा दूंगा, अभ्यास इसका अलग से होगा। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल कहते हैं कोई शहर या कोई ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, मुख्य नगर, उसके आसपास का स्थान। तो एक मुख्य जगह की आसपास वाली स्थान की जो पैसेंजर ट्रेन थी चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि सेकंड क्लास की जो टिकट है होती है ट्रेन में, वो थोड़ी महंगी पड़ती है, उसके थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। कहते लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए किराया बहुत ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्या किया कि भीड़ से बच करके सेकंड क्लास की टिकट ले ली, ताकि मैं खिड़की के पास प्राकृतिक दृश्य देख सकूं, कुछ सोच सकूं और कहानी के लिए मुझे कोई नया टॉपिक मिल सके।
गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। पहले होती थी थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, और आजकल तो सेकंड क्लास सबसे निचली क्लास हो गई है, जिसको हम आजकल जनरल डिब्बा कहते हैं। कहते हैं गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें मैं चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ये कह रहे हैं कि अनुमान के उल्टे डिब्बा बिल्कुल निर्जन नहीं था, अर्थात मैंने जो सोचा था कि उसमें कोई नहीं होगा, उसमें कोई था। निर्जन, बिना जन, बिना व्यक्ति के, ये उपसर्ग व्याकरण है। जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश आ जाए और उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे सुसंगति, कुसंगति, आहार, विहार, प्रहार। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। कहते मैं जब उस डिब्बे में घुसा तो एक लखनऊ की नवाबी नस्ल की, मतलब उस विचारधारा की जो कि अपने आप को लखनऊ का नवाब मानते हैं, कि सफ़ेद पोश सज्जन, एक भद्र पुरुष, एक जेंटलमैन, जो कि दिखने में जेंटलमैन थे, बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे थे, क्योंकि उनको लग रहा था इसमें कोई आएगा नहीं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। विघ्न मतलब समस्या, परेशानी। कहते जब हम उसमें चले गए तो उनकी आंखों में जो चिंतन था एकांत में, उसमें असंतोष दिखाई दिया, अर्थात वो हमारे आने से थोड़े दुखी दिखाई दिए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। कहते हमें भी ऐसा लगा कि जैसे मैं कहानी के टॉपिक को ढूंढने के लिए इसमें बैठा हूँ, हो सकता है ये भी ऐसे बैठे हों, या हमें ऐसा भी लगा कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, मतलब खीरे जैसी, क्योंकि खीरा बहुत अमूल्य और बहुत महंगा तो होता नहीं, छोटी सी चीज़ होती है, या हमें ऐसा लगा कि इन्होंने जो खीरे जैसी छोटी चीज़ है उसको खाते हुए जब हम देखेंगे तो उन्हें संकोच होगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब उन्होंने हमसे दोस्ती के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं, अर्थात हमने भी उनसे दोस्ती से नहीं की। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कहते हमारी तो आदत ही है कि हम जहाँ खाली बैठे कल्पना करते रहो, क्योंकि हम लेखक कवि हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे कि इन्हें क्या सुविधा हुई है हमारे आने से, या इन्हें क्या संकोच हो रहा है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हूँ, और गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखें। कहते हमने ये सोचा कि हो सकता है कि उन्होंने ये अनुमान किया हो कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, किफ़ायत मतलब बचत हो जाएगी, तो सेकंड क्लास में सफ़र कर लेते हैं। लेकिन अब उन्हें ये गवारा नहीं हो रहा था, मतलब उन्हें पच नहीं रहा था, उन्हें ये सही नहीं लग रहा था कि कोई और दूसरा व्यक्ति उन जैसे अमीर आदमी को, अमीर नहीं दिखावटी अमीर आदमी को मझले दर्जे में सफ़र करता हुआ देख रहा हूँ। हो सकता है ये संकोच हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? सफ़ेद पोश मतलब किसी व्यक्ति के सामने, सज्जन व्यक्ति के सामने। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखी होती हैं आँखों की, मतलब जैसे हम कई बार ऐसे देखते हैं ना, टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। टेढ़ी तो थोड़ा नकारात्मक हो गया, मतलब हम बचा करके देखते हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, मतलब हमें बुलाया। आदाबर्ज, आदाबर्ज उर्दू में संबोधन है, नमस्कार, मतलब जो उसको हम कह सकते हैं। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, अर्थात खीरा स्वीकार करेंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब उनका जो पोस्चर चेंज हुआ था, जेस्चर चेंज हुआ था,
कहते ये हमें अचानक अच्छा नहीं लगा कि हमारे आते ही पहले हमसे दूरी बढ़ाई, है ना, हमसे दुखी हुए और अब हम ऐसा कह रहे हैं। भांप लिया, मतलब हमने महसूस कर लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अर्थात अपनी शराफत को के गुमान को बचाने के लिए, गुमान मतलब अभिमान को बचाने के लिए आप हमें मामूली लोगों की तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, केवला शौक फरमाएं। केवला करते हैं हे सज्जन व्यक्ति, आप शौक फरमाएं, आप ही स्वीकार करें। इस पाठ में उर्दू के शब्द ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए थोड़े से आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इन सभी शब्दों को लिख करके उनका अर्थ भी लिखिएगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, ध्यान किया, सोचा और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया। मतलब जैसे नवाब लोग खाते हैं, तौलिया उठाया, उसको झाड़ा, फिर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खीरे से बाहर धोया, खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर मतलब दबा कर। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर, एहतियात मतलब सावधानी से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से, सावधानी से, सलीके से, स्टाइल से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते, उपस्थित कर देते हैं। कहते हैं लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले दिखते हैं कि वो जीरा, मिला, काला नमक डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, सुर्खी थोड़ा पाउडर सा बुरक दिया। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। कहते उस समय जब वो ये कर रहे थे तो उनकी प्रत्येक भावभंगिमा, उनके प्रत्येक पोस्चर और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ों के हिलने से, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित मतलब भरा रहा था, भरा जा रहा था। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि खीरे की कल्पना उनके मुख में आस्वाद दे रही थी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था, वाह, अब मैं इतना स्वादिष्ट खीरा खाऊंगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब अब पता चल रहा है कि वो वास्तव में अमीर नहीं है, क्योंकि खीरे जैसी चीज़ कोई बहुत अमीर आदमी थोड़ी खाता है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला, शौक फरमाइए। अब वल्ला मतलब हे सज्जन व्यक्ति, आप शौक फरमाइए, प्लीज़ लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा एक क्वालिटी होती है जो कि पश्चिम अफ्रीका में मिलता है। मतलब ये लखनऊ का खीरा है जो जिसका मूल पश्चिमी अफ्रीका है, अर्थात ये कम मिलता है, आप इसको लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। कहते जब उन्होंने नमक मिर्च छिड़का ताजे खीरे पर और उनकी पनियाती फांके देखकर, रसीली फांके देखकर पानी मुंह में आ तो रहा था मेरे, लेकिन हम इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मतलब इच्छा महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा कहते हैं मेरे लिवर, पचने की ताकत कमज़ोर है। केवला शौक फरमाएं, मतलब आप सज्जन व्यक्ति आप ही इसको स्वीकार कीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण आंखें, इच्छा भरी आंखों से देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, बड़ा श्वास। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अर्थात उन्होंने खीरे को लिया, सूंघा, सूंघ करके महसूस किया
और फिर उसको बाहर फेंकते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए और तस्लीम में सिर खम करना पड़ा। हमें तस्लीम में, सम्मान में हमें सिर को झुकाना पड़ा कि सही कह रहे हो, यही है खानदानी तहजीब। तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत और नजाकत। नफासत, नजाकत मतलब कोमलता, सभ्यता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी पूरी हो सकती है? नफीस मतलब कोमल, उदर मतलब पेट। तो लेखक ये कह रहे, हम गौर कर रहे थे कि चलिए आपने खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से आपने अपना पेट महसूस कर लिया, पर कहते क्या उससे सच में पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब उन्होंने ऐसे डकार भरी जैसे उनका पेट भर गया हो। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील मतलब जो पचने में मुश्किल और नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब अभागा, बेकार में ये लीवर पर बोझ डाल देता है। मतलब देखिए, उन्होंने बिना खाए उसको खाने का महसूस किया और डकार की भी एक्टिंग की। तो ये सब एक दिखावटी जीवन है। तो ज्ञान चक्षु खुल गए। तो कहता हमारी ज्ञान की आंखें खुल गई, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अर्थात जो मैं नई कहानी लिखना चाहता हूँ ये उस पर खरे उतरेंगे। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो हमें भी नई कहानी लिखने के लिए घटना विचार की जरूरत तो पड़ती है, पर अगर कभी न मिले तो क्या हम नहीं लिख सकते? नई कहानी एक तरीका है, नई कहानी का एक आंदोलन चला था, ये वो है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे अपना सुझाव भी दें। और इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें, इसके कठिन शब्दों को आप लिख लें, उनके अर्थ को लिख लें। इस पाठ की मूल संवेदना ये है कि कुछ लोग दिखावटी होते हैं और दिखावटी जीवन पर ही अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। आप इस पर और ध्यान दें, इस पाठ को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।